में एक लंबा संघर्ष और फिर कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान की इस स्पेशल पेशकश में मिलवाएंगे हम आपको ऐसी ही कुछ पर्सनालिटीज से जिन्होंने जिंदगी में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम एक मुलाकात हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और रीवेबकास्ट हर शनिवार दोपहर 4 से 5 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम एक मुलाकात में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, कहते हैं कि ऊंचे सपनों को साकार करने के लिए अगर डेडिकेशन और हार्ड वर्क से काम किया जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जी, लाइफ में सक्सेस कौन नहीं चाहता। बहुत से मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे बहुत से साथी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। रेडियो उड़ान आप सभी के साथ है और रेडियो उड़ान आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता है और आपकी कामयाबी को सबके साथ शेयर करना अपना कर्तव्य समझता है। जी, तो आज एक मुलाकात में मैं आपको एक और सक्सेसफुल पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, मिलवाऊंगी आपको ऐसी पर्सनालिटी से जो कि जिंदगी में आई हर एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी मानती हैं, जिनका मानना है कि उनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एम्बिशन ही उनकी सक्सेस का राज है। जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ चीफ मैनेजर काम कर रही हैं, जो कि उस बैंक में यंगेस्ट चीफ मैनेजर हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और जिंदगी में आई हर प्रकार की मुश्किलों को बहुत ही पॉजिटिवली मैनेज करने की ताकत रखती हैं, जो कि क्लासिकल म्यूजिक में मास्टर्स कर चुकी हैं और बहुत से डिप्लोमास भी ले चुकी हैं और साथ ही में ढेरों अवार्ड्स भी रिसीव कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी आज की पर्सनालिटी का नाम है मिसेस निकिता राउत। तो चलिए एक मुलाकात में मिलवाते हैं हम आपको मिसेस निकिता राउत जी से और जानते हैं उनके चीफ मैनेजर बनने तक के सफर के बारे में और इस सफर में आई मुश्किलों के बारे में, और जानते हैं उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी तो दोस्तों, हमारे साथ है निकिता राउत जी। चलिए बात करते हैं। हेलो निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर। हेलो, नमस्कार सभी को। जी, तो निकिता जी, आप एज अ चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रही हैं। तो आप सबसे पहले हम आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहेंगे, इसी से ही स्टार्ट करते हैं। आप स्टडी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ओके, जरूर। जी दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बचपन से ही बाय बर्थ, जन्म से ही विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, 100% ब्लाइंड। एंड मैं जैसे अपने माता पिता की सबसे छोटी डॉटर हूँ। उनकी 3 डॉटर्स हैं, मतलब मेरी 2 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी डॉटर हूँ। और देखिए, जब मेरा जन्म हुआ था तभी एक्चुअली किसी ने भी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उनके घर एक बेटी होगी एंड जो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड होगी। तो जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैं देख नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही ज्यादा निराश हुए और तभी सबने उनको यही बोला कि अरे ये तो ब्लाइंड है, तो अभी क्या करेंगे आप, इनको या तो घर पे रखिए, घर पे पढ़ाइए, या नहीं भी पढ़ाओगे तो भी चलेगा, या फिर देख लो आसपास कोई ब्लाइंड हॉस्टल होगा तो वहाँ इसको एडमिशन दिलवा दो। तो मेरे माता पिता, जैसे कि वो उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी इस बारे में, तो वो तो काफी परेशान हुए। बट फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया, कुछ हिम्मत बनी
तो उन्होंने सोचा कि नहीं, जैसे हमने अपनी बाकी दोनों बेटियों को पढ़ाया है, उनकी परवरिश की है, ठीक उसी तरह हमें इसे भी बड़ा करना है। तो उन्होंने मेरी एडमिशन एक नॉर्मल मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाले स्कूल में करा दी। बहुत स्कूल्स ने मना किया मुझे लेने के लिए क्योंकि मैं ब्लाइंड थी, बट एक स्कूल है और मैं उसका बहुत ही गर्व से नाम भी लेना चाहूँगी, इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, किंग जॉर्ज, ये मुंबई में ये स्कूल है। तो वहाँ मेरी एडमिशन हुई और मैं पहली ब्लाइंड स्टूडेंट थी और पूरी केजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं अकेली ही ब्लाइंड स्टूडेंट रही उस स्कूल में। खैर अब बहुत सारे बच्चे हैं ब्लाइंड उस स्कूल में। तो मैंने बाकी साइटेड बच्चों के साथ ही पढ़ाई की, ब्रेल सीखा, NAB की हेल्प से, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, उनकी मदद से ब्रेल सीखी और पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छी रही मैं। मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं फर्स्ट सेकंड रैंक मेरा क्लास में आना चाहिए और उसी के साथ साथ स्कूल में बाकी चीज़ों में भी, इंक्लूडिंग मस्ती, इसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेटिव और आगे रहने की कोशिश करती थी। 10th स्टैंडर्ड में मुझे इन द ब्लाइंड कैटेगरी महाराष्ट्र में मेरा सेकंड रैंक आया था मेरिट लिस्ट में। और फिर 10th के बाद मुझे था कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए क्योंकि मेरा शुरू से ही बिजनेस या मतलब कमर्शियल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रहा। इवन एज अ चाइल्ड मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही रहना है, बट मुझे उस समय बहुत लोगों ने ऐसा समझाया कि क्योंकि आप ब्लाइंड हो आप कॉमर्स नहीं ले सकते, उसमें बहुत अकाउंट्स हैं और आपको देखे बिना तो आप कर ही नहीं सकते। और तब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं थी, 10th स्टैंडर्ड जस्ट पास किया था, तो मैंने बात सुन ली सबकी और मैंने कॉमर्स नहीं लिया, मैंने आर्ट्स लिया। खैर आर्ट्स में भी मैंने बहुत अच्छे से किया क्योंकि मेरी शुरू से ये फिलॉसफी रही है कि जो काम लो या जो चीज़ को करना है उसको अच्छी तरह से करना है, मन लगा के करना है। तो आर्ट्स भी मैंने ठीक से किया। 12th में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी मेरिट लिस्ट में, पर कहीं ना कहीं अंदर में सेटिस्फैक्शन की कमी थी, कुछ मिसिंग सा लग रहा था। और तब जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मुझे तो लगा कि नहीं, आर्ट्स में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। तो उन्हीं दिनों ये BMS जिसको हम नॉर्थ में वाइडली इट इज नोन एज BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो कोर्स निकला था मुंबई में भी, महाराष्ट्र बोर्ड में भी। तो मैंने जब उसका करिकुलम देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, और फिर मैंने सोचा कि ये करना चाहिए। बट इसमें भी बहुत स्ट्रगल्स रहे इसकी एडमिशन लेने में। You want me to discuss that right now? Yeah, sure. You're talking about BBA admission, right? BBA admission, yes. So BBA admission में ऐसा रहा, मैं BMS कहूँगी क्योंकि यहाँ पे वो डिग्री को BMS बोला जाता है। तो उसमें ऐसा रहा कि एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी, और जब मुझे एंट्रेंस देनी थी तो ऑब्वियसली राइटर के लिए परमिशन देनी पड़ी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी मतलब जो बॉडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जब मैं उनके पास गई रिक्वेस्ट लेटर लेके, तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया। जो डीन थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, उन्होंने मुझे कहा मैडम आप तो बेटा कर ही नहीं सकती ये कोर्स, आपने सोचा भी कैसे, आपको राइटर की परमिशन क्यों दिया, यू शुड नॉट अपीयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं सेड व्हाई मैडम, व्हाट इज द इशू? तो शी सेड नहीं, ये आप एंट्रेंस कैसे पास करोगी और ये कोर्स कैसे करोगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड विजिट्स हैं, कंपनीज में जाना है, कंप्यूटर पे बहुत सारा काम है, प्रेजेंटेशन देनी है, एंड यू आर ब्लाइंड, यू कैन नॉट डू दिस कोर्स। तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर ही अंदर मैंने सोचा यार मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। ये लेडी जो कभी मुझे जानती भी नहीं है, what right has she got to decide for me only by knowing the fact that I'm blind? तो हालांकि मैंने उनको फिर बड़े प्यार से समझाया, उन्हें कन्विंस किया कि मैडम आप मुझे एक चांस तो दीजिए एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, और
मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मैं ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी फिर, ठीक है। मैं आई जस्ट हैड टू कन्विंस हर दिस वे। और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं एंट्रेंस एग्जाम, मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स है, मैं आपसे कोई कंसेशन, कोई सब्स्टिट्यूट इन क्वेश्चन का नहीं मांगूंगी, आप सिर्फ मुझे राइटर यूज करने की परमिशन दीजिए। बड़े मुश्किल से मैंने उनको मनाया एंड आई गॉट द परमिशन। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आई क्लियर्ड इट। और फिर जब एडमिशन की बात आई कॉलेज में, तब भी सेम ड्रामा। कॉलेज वाले कहने लगे अरे आप कैसे करोगे, ये कोर्स कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने उनको कहा ठीक है, आप मुझे एक सेमेस्टर पढ़ाई करने का मौका दीजिए। अगर मैं ये सेमेस्टर पास नहीं करती हूँ तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो वी विल गिव यू अ चांस। और जब उन्होंने मुझे चांस दिया, मेरी कॉलेज शुरू हुई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरा फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद फर्स्ट लेक्चर मेरा था उस सब्जेक्ट का जिसकी वजह से मैंने कॉमर्स नहीं ली थी, अकाउंट्स। एंड तभी मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी, ये तो बस शुरुआत है, मुझे पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है। और फिर मैंने बिल्कुल हिम्मत हारे बिना सब समझा। अकाउंट्स की मेरी जो टीचर थी बहुत अच्छी थी, तो कॉन्सेप्ट समझे, बहुत मेहनत की। और उस सेमेस्टर में मैं क्लास में अकाउंट्स में सबसे फर्स्ट आई थी। I remember I got about 90% marks in accounts. And फिर मैं वापस अपने डीन के पास गई। मैंने कहा सर ये मेरी मार्कशीट है, अब आप मुझे बता दीजिए कि मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मुझे सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन दे रहे हैं। तो मैं सर नहीं, आपको एडमिशन जरूर देंगे, वी वांट स्टूडेंट्स लाइक यू। एंड बस फिर तो क्या था, देयर वाज नो लुकिंग बैक। 3 years बहुत स्ट्रगल रही, बट क्योंकि हर सेमेस्टर से डिफिकल्टी लेवल बढ़ती गई, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने BMS कोर्स जो है वो फाइनल ईयर आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। इन फैक्ट इन माय कॉलेज 120 स्टूडेंट्स में मेरा फर्स्ट रैंक आया था, एंड फर्स्ट 10 में मैं यूनिवर्सिटी में आई थी। सो दैट्स हाउ इट वाज ऑल अबाउट। एंड फिर BMS क्लियर करने के बाद तो आई वाज लाइक अब तो देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू स्टॉप मी, मुझे जितना पढ़ना है, जितना जहाँ जो करना है मैं करूँगी अब तो। एंड फिर ये MBA भी मैंने महाराष्ट्र के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट वहाँ से किया है, बिकॉज मुझे एंट्रेंस में आई स्टूड फर्स्ट इन महाराष्ट्र स्टेट। और बस MBA अच्छे से हो गया, एंड देयर आफ्टर जॉब। आई थिंक मैंने काफी डिटेल में बता दिया है। So, नो इश्यूज, यही हम चाहते हैं। तो प्रोफेशन के बारे में बताइए, किस तरह से आपका करियर स्टार्ट हुआ? जी, तो जब मैंने MBA किया, MBA में मेरी स्पेशलाइजेशन थी HR, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जाहिर सी बात है कि मुझे जॉब भी HR फील्ड में ही लेनी थी। हमारे यहाँ MBA में कैंपस प्लेसमेंट का प्रोविजन होता है। सेकेंड ईयर में कंपनीज आती हैं बच्चों को रिक्रूट करने। तो मेरे टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था, सिर्फ फर्क ये था कि उस समय 2009 में मंदी का टाइम था, रिसेशन था, कंपनीज आ नहीं रही थी। बट देन HR के लिए वैसे ही बड़ी कम कंपनीज आती हैं। जो फर्स्ट कंपनी आई दैट वाज बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड आई वाज वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड मुझे किस तरह की कंपनी में काम करना है, मुझे किस तरह की जॉब करनी है, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आ गई, माय फ्रेंड्स आर सिटिंग फॉर द इंटरव्यू सो इवन आई शुड सिट। तो आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड कंपनी है, सो मुझे इसमें जॉब हासिल करनी है। एंड आई जस्ट अफर्म्ड इट टू माई सेल्फ इंटरव्यू को जाने से पहले कि ये मेरा पहला और आखिरी इंटरव्यू होगा इस जॉब के लिए। और ये हुआ। तो कैंपस प्लेसमेंट के दौरान वो लोग जब आए, उन्होंने मेरा बहुत ही डिटेल में इंटरव्यू लिया। मैं अपना लैपटॉप जॉब से यूज करती हूँ, कंप्यूटर आता है,
तो वो सब लेकर गई थी इंटरव्यू हॉल में, और उनको मैंने एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट किया कि मैं कैसे काम करती हूँ, मैं कैसे काम कर सकती हूँ। और दे वर सो अमेज्ड, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि जॉब या उस समय तो हमारे पास स्टॉक्स होता था मोबाइल में, आईफोन वगैरह था भी नहीं, तो स्टॉक्स वगैरह नाम की कोई सॉफ्टवेयर है भी, एनीथिंग लाइक दिस। आई मीन इट वाज अनथिंकेबल फॉर देम कि a blind person can operate computer. So, but I demonstrated everything and I told them one thing very clearly. जब उन्होंने मुझे एक चीज पूछी कि आपको हम जॉब, we would love to give you the job in our company. What do you expect from us? उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको बड़े ही प्यार से कहा कि most respectfully I would like to submit that आप अगर मुझे रिक्रूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ और आप गवर्नमेंट कंपनी है, आपको वो 2% 3% का रिजर्वेशन पूरा करना है, कोटा पूरा करना है, अगर आप मुझे इसी रीजन की वजह से रिक्रूट कर रहे हैं तो आई एम सॉरी सर, चाहते हुए भी आई विल नॉट जॉइन द कंपनी। बट अगर आप मुझे रिक्रूट कर रहे हैं ओनली एंड ओनली इफ यू थिंक दैट आई एम डिजर्विंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, देन very humbly and wholeheartedly I will accept the job. So they told me that no madam, on campus placements में हमारी reservation policy का कोई relevance नहीं है, हम purely आपको आपके merit पे, आपके caliber पे recruit कर रहे हैं and we are not treating you as a blind or as anyone special. Okay. तो मैम जब आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया था, किस पोस्ट पे आपने इस बैंक को ज्वाइन किया था? हाँ, मैंने अगस्त 2009 में बैंक ऑफ बड़ौदा को स्केल 2, यहाँ पे स्केल बोलते हैं, स्केल 2 यानी कि मैनेजरियल पोस्ट पे ज्वाइन किया, मैनेजर एचआर के पोस्ट पे ज्वाइन किया। और उसके बाद फॉर्चुनेटली गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड आई मीन थिंग्स हैव बीन गुड विथ मी। 2012 अगस्त, एग्जैक्टली 3 years बाद मेरी प्रमोशन हुई टू द लेवल ऑफ सीनियर मैनेजर, और अभी 2015 में मेरी प्रमोशन हुई एज अ चीफ मैनेजर एचआर। और आई मीन आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि एट दिस मोमेंट यस आई एम द यंगेस्ट चीफ मैनेजर इन द बैंक, और अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत भी बहुत की है। और अभी ये प्रमोशन के बाद, चीफ मैनेजर वाली प्रमोशन के बाद मेरी ट्रांसफर हुई थी दिल्ली में, जबकि बोलते हैं लोग कि पीडब्ल्यूडी हो तो नॉर्मली ट्रांसफर्स नहीं लेनी चाहिए, नहीं करते हैं, आउट ऑफ द सिटी, एक ही सिटी में रखते हैं, बट मैंने खुद एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया एंड आई इनफैक्ट टोल्ड माय मैनेजमेंट कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रीलोकेट करने में, तो आप मतलब मुझे अगर बॉम्बे से बाहर भेजना चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो अभी जस्ट मेरा ट्रांसफर हुआ है एंड आई हैव आल्सो कम बैक टू मुंबई जस्ट नाउ, मेरा वहाँ का टेन्योर अभी हो गया है, सो आई हैव कम बैक टू मुंबई जस्ट रिसेंटली। एंड अभी मेरा जो करंट प्रोफाइल है, आई एम हेडिंग द रीजनल एचआर डिपार्टमेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन्स। ओके मैम, एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड आप इस काम को किस तरह मैनेज करती हैं? देखिए, किस तरह से मैनेज करती हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैं दो कैटेगरी में देना चाहूंगी। एक है अपने काम को टेक्निकली मैनेज करना, और दूसरा है सेक्शन जो लोगों को मैनेज करना या लोगों के क्वेश्चंस को मैनेज करना, उनके डाउट्स को मैनेज करना। ठीक है, सो पहला चीज जो है काम को टेक्निकली मैनेज करना, तो डेफिनेटली JAWS कंप्यूटर, इट प्लेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल। उसके बिना तो काम मतलब मैं कह सकती हूँ कि होना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं उसको यूज करती हूँ। और आईफोन है मेरे पास, तो KNFB रीडर, हार्ड कॉपी पेपर्स पढ़ने के लिए वो KNFB रीडर, स्कैनर, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डर एंड ब्रेल, इनको यूज करती हूँ। Yes, I do use Braille because for simple things, जबकि लोग कहते हैं कि कंप्यूटर आ गए तो ब्रेल का रेलेवेंस खत्म हो गया है, बट कई जगह हैं
जहाँ पे आपको ब्रेल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है यूनियन वालों के साथ जिसमें 20-25 पॉइंट्स हैं, एजेंडा पॉइंट्स हैं, तो मुझे अगर उनके पास पेपर है तो मुझे भी तो अपने पास कोई पेपर चाहिए ना, जो जिसमें मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं और उसका रिप्लाई लिखा है। एक ऑर्डर में जब आप बड़े ग्रुप में मीटिंग कंडक्ट करते हो बड़े मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के साथ, तो यू नीड टू फॉलो पर्टिकुलर फ्लो। तो ब्रेल देन कम्स वेरी हैंडी। सेकेंडली, अगर आपको अपने ऑफिशियल पेपर्स को टैग करना है, उनको लेबल करना है, अलग अलग फाइल्स को, आप हर वक्त दूसरों को नहीं पूछ सकते कि ये पेपर कौन सा है मुझे बता दो। तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन अगर पेपर्स की करनी है तो उसमें भी ब्रेल के लेबल्स बना लो, छोटे छोटे ब्रेल के चिट्स बना के रख लो। सो इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। एंड या अच्छा, सो सेकंड पार्ट जो है मेरा, मैनेजिंग पीपल एंड देयर डाउट्स। जाहिर सी बात है, जब आप एक तो HR, ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डील करना होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। तो आपको बहुत जरूरी होता है दैट टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर एम्प्लॉयज। तो पहले तो जब मैं लोगों को पता चलता है, स्पेशली जब मैं किसी नई जगह पर जाती हूँ, when people get to know कि अरे हमारी HR मैनेजर जो आई हैं, HR चीफ मैनेजर, वो ब्लाइंड है, अरे वो ब्लाइंड है, वो कैसे काम करेंगी, वो हमारा क्या ध्यान रखेंगी, उनको कैसे पता चलेगा हमारे क्या पेपर्स हैं, क्या मैटर्स हैं। तो उनको उनके डाउट्स को दूर करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सिमिलरली, जो हमारे बॉसेस भी होते हैं जिनको हम रिपोर्ट करते हैं, उनके मन में भी बहुत डाउट्स होते हैं, अरे ये आ गई, पहले तो ये लड़का था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी ये ब्लाइंड लड़की आई, ये कैसे संभालेगी मेरा डिपार्टमेंट, ये कैसे ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो कहीं पे भी आप जाओ, पहले 1 हफ्ता 10 दिन तो उनको समझाने में लगता है या डेमोन्स्ट्रेट करने में लगता है कि आप ये काम कैसे कर सकते हो। एंड इट इज ऑल, देखिए मैं इसमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत नेचुरल सी बात है, किसी के भी माइंड में ये डाउट आएगा। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपने से खुद होके इनिशिएटिव लो, और जो जो आपको लगता है कि लोगों के मन में ये डाउट हो सकते हैं, आप खुद ही जाके उनसे बात करो और उनको बोलो, अच्छा आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं काम कैसे कर पाऊंगी, अगर सोच भी रहे हो तो चलो मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे होता है, ये देखो ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा ब्रेल है, ये मेरा मोबाइल है, और मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, और देखो ये एरिया है जहाँ मुझे आपकी हेल्प भी लग सकती है, तो आप मुझे हेल्प कर देना। Simple. So it is important that you communicate. Yeah. तो मैम एक और, I just want your frank answer कि आपको क्या challenges और क्या problems face करनी पड़ रही हैं इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में देखिए, frankly speaking, challenges और problem बहुत ज्यादा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द ओनली फैक्ट कि कई बार इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है। एंड ट्रांसफर वगैरह तो ठीक है, आई एम नो इश्यूज, तो कई बार ट्रैवलिंग ज्यादा होता है। और एक जो चीज है, बीइंग एन HR पर्सन, कई बार क्या सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करते हैं। कई बार हम बोलते कुछ और हैं बट हमारे चेहरे पे कुछ और दिखता है। तो एज एन HR पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन भी समझो। सिर्फ वो क्या कह रहा है उस पे वो तो 50% डेमोन्स्ट्रेट होता है। तो कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, कई बार वो लिमिटेशन आ जाती है कि सामने वाले का क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, जो वो कह रहा है क्या वो सच में उसका मीनिंग रख रहा है कि वो ऐसे ही बोल रहा है, वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। तो इसके लिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि कभी किसी से अगर कुछ सेंसिटिव मैटर पे बात करनी है तो ये कोशिश होती है कि मैं उसकी टोन पे ज्यादा ध्यान दूँ, या मैं उसको बोलूँ कि आप फोन पर मुझसे बात कर लो, या फिर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफिस में कर ली, क्योंकि टीम वर्क होता है, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को अपने साथ रखो। और जनरली इंट्यूशन अपनी जो होती है, इंट्यूशन
पर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। जनरली मेरे पे भगवान की कृपा रही है कि मेरी इंट्यूशन हमेशा सही होती है। तो जैसे अगर मुझे कोई डाउट है कि यार ये बंदा ऐसा बोल तो रहा था पर मुझे लग नहीं रहा वो उसका मतलब ऐसा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज शायद कुछ और थी, तो कई बार मैं अपने टीम में ऐसे बोल देती हूँ तो वो यार तुमको कैसे दिखता है, तुमको कैसे पता चलता है। So it's all about that, you know, it's all about how you manage. तो challenges तो इतने कोई great है नहीं, जो challenges होते हैं somehow उसको मैं as an opportunity में convert करने की कोशिश करती हूँ। Exactly, solution मिल ही जाता है। Yes. जी तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और आज हमारे साथ हैं निकिता राउत जी। और मैं आपको बता दूं, निकिता राउत जी क्लासिकल म्यूजिक की स्टूडेंट हैं और क्लासिकल म्यूजिक में मास्टर्स भी कंप्लीट कर चुकी हैं। हम इनकी आवाज में एक सॉन्ग भी सुनेंगे, बट उससे पहले निकिता जी का एक फेवरेट सॉन्ग सुन लेते हैं। जी तो निकिता जी, आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे? मेरा फेवरेट सॉन्ग एक जो प्रेयर है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है हमेशा, दैट इज इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। श्योर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रेयर को सुनते हैं और मैं आरजे ज्योति मलिक वापस आती हूँ। आप सब सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं निकिता राउत जी से, जो कि पहली विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो कि एज अ चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रही हैं और इस पोस्ट तक पहुंची हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी बताया कि वो अपने बैंक में एज यंगेस्ट चीफ मैनेजर हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, यंगेस्ट चीफ मैनेजर बनने के पीछे क्या राज है? यंगेस्ट चीफ मैनेजर बनने के पीछे क्या राज है? वैसे राज की बात तो कुछ नहीं है, सॉल फैक्चुअल। डेफिनेटली मेरी डेडिकेशन, मेहनत, एक एम्बिशन कि अब तो चीफ मैनेजर बनी हूँ पर मुझे तो चेयरमैन बनना है। तो एक डेफिनेट ग्रो करने की इच्छा, सपोर्ट फ्रॉम पीपल इन ऑफिस, and definitely support from my family, my parents, my husband, very big support, and my husband's parents, that is my parents-in-laws. So sabhi ka support raha hai, and yes, that keeps me going. That's great, बहुत बढ़िया। और मैम, I know कि जो लिसनर सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप। तो मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत पोलाइट हैं, बहुत स्वीट वॉइस है। तो चलिए आपकी आवाज में कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि आप म्यूजिक की स्टूडेंट हैं और मास्टर्स कर चुकी हैं क्लासिकल म्यूजिक में। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए और सॉन्ग भी सुनना चाहेंगे आपकी आवाज। श्योर, थैंक यू। म्यूजिक तो खैर मेरी हॉबी रही है। मतलब आई वुड से कि मैंने कभी भी आई हैव बीन अ लिटिल इनजस्टिस किया है मैंने म्यूजिक के साथ। मैंने कभी भी इसको मेन लाइन नहीं बनाई है, हमेशा साइड लाइन या पार्ट टाइम ही रखा है, क्योंकि प्रायोरिटीज कुछ और थी। इंटरेस्ट थोड़ा सा कमर्शियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा था। म्यूजिक, यस, आई टेक इट एज अ वर्शिप, सो या दैट्स अबाउट इट। और अगर आप कह रहे हैं कुछ सुनना चाहेंगे तो आप बता दीजिए ज्योति, क्या सुनाऊं, क्या सुनना चाहेंगे? आप अपना फेवरेट कुछ, क्योंकि आप अपनी लिसनर्स की दिल की आवाज आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, लिसनर तो गजल्स भी पसंद करते हैं, क्लासिकल भी पसंद करते हैं, तो अब आपके ऊपर है, आप क्या सुनाना चाहते हैं? ठीक है, तो
मैं एक भजन ही सुनाऊंगी। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट भजन। ओके। लगान मूवी का है। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे, ओ पालनहारे निर्गुण अनारे, तुमरी बिन हमरा पालो नाही, तुमरी बिन हमरा कालो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरी बिन हमरा कालो नाही, तुमरे बिन हमरा कालो नाही। तुम्ही हमरे हो सहारे, तुम्ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कालो नाही, तुमरे बिन हमरा कालो नाही। हो पालनहारे क्या बात है, वंडरफुल, अमेजिंग, थैंक बहुत यू। बढ़िया मैम। तो अब आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? ओके, वेल अचीवमेंट्स तो अब कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, तो ऐसा है। हाउएवर बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हूँ ऑलमाइटी की, लोगों की, काफ़ी कुछ अचीव कर पाई। Like as I was saying, first blind person to complete BMS course in spite of a lot of difficulty. फिर मुझे मतलब of course MA म्यूजिक में मैंने किया है, साथ ही साथ मैंने और बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। Like I've done diploma in training and development, I've cleared UGC NET, academically yes काफ़ी कुछ अचीव किया है। और एक जो मुझे मेरी अचीवमेंट लगती है वो ये कि मुझे काफ़ी जगह पे मोटिवेशनल लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाता है, और कुछ अवार्ड्स तो मुझे मिले हैं, मतलब वर्थ मेंशनिंग ये है कि मैं कॉलेज की क्वीन, मिस MCC was the name of my college. Yeah, so I was titled as Miss MCC for 1 year. Then जगजीत सिंह जी के हाथों मुझे अवार्ड मिला था, and I've also got award from United Nations की एक एसोसिएशन है, उनके लिए for excellence in management and music इसका अवार्ड मिला है, and I've also got best student award many times. So बस ऐसा है, काफी कुछ और करना है, तो yeah. अरे वाह। तो मैम अब आपकी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। ओके, क्या आई मीन कोई चैलेंजेस हो, मैट्रिमोनियल जैसे चैलेंजेस हो क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या सक्सेसफुल लाइफ है इसके बारे में भी बताइए। देखिए चैलेंजेस थे बिफोर मैरिज, लाइक डेफिनेटली मैं तो इतना बॉदर नहीं करती थी बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर कि ठीक है, कोई अगर मेरी वर्ड मुझे समझेगा, इफ somebody will really value me for the person I am, I'll get married, otherwise I'm fine the way I am, right? मुझे शादी करनी है सिर्फ इसी वजह से नहीं करनी है, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर। But as far as parents तो चिंतित रहती थी, but I would say like I've been married for 5 years now and it was a love marriage,
my husband is sighted, and he accepted me, rather he took the initiative, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है एज अ वाइफ। उन्होंने ही नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी। तो आई हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, या। एंड हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में ही वाज वर्किंग, एंड दैट्स वेयर द स्टोरी स्टार्टेड। So, but then yes, I was very clear शुरुआत से ही कि भाई सोच समझ के करना, सोच समझ के डिसीजन लेना, because it's a lifetime decision. So it's not just that you have to get married to me, it is your family, it's the family whom I'm getting married to. So I had ensured, मैंने बहुत पक्का किया था कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करें, और तो ही फिर मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं। So things have been fine so far, touch wood. I have been blessed. बहुत बढ़िया। Yes, बाकी हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं। हम बिल्कुल नॉर्मल पति पत्नी की तरह झगड़े भी करते हैं बहुत, ठीक है। तो इट्स नथिंग लाइक कि मैं ब्लाइंड हूँ, सो ही इज ओवर सिंपैथेटिक, और ही इज मुझे काम नहीं करने देते, समथिंग, नथिंग लाइक दैट, राइट। सो एंड आई आल्सो स्ट्राइव कि मैं हो सके एक अच्छी वाइफ बनूं, एंड टू कैरी आउट, फुलफिल ऑल माय ड्यूटीज। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे ज्यादातर विजुअली इम्पेयर्ड, ज्यादातर तो नहीं कहूँगी, जैसे कि कुछ विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें ये देखने को मिला है कि राइटर के बेस पर एग्जाम्स देते हैं और जॉब ले लेते हैं, और स्पेशली बैंक्स में, और काम वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है, या जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना भी नहीं आता है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आई मीन ये जो कम्युनिटी में इस तरह का हो रहा है, इस तरह के जो इश्यूज हैं। देखिए, द फैक्ट दैट ज्योति हम ये क्वेश्चन या हम ये इशू एक मीडिया चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, itself is a very itself shows the seriousness of the issue, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है लोगों की कि राइटर के बेस पे एग्जाम क्लियर कर लेना, एंड देन द स्टोरी डजंट एंड देयर, इवन जॉब मिलने के बाद भी लोगों का एटीट्यूड ये होता है, अरे जॉब तो मिल गई ना, ठीक है, काम करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, सैलरी तो मिल रही है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो होता है, पूरी विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉइज या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स या व्हाटएवर, उनकी फ्रेटर्निटी, उनकी कम्युनिटी का नाम खराब कर देता है। सो दिस इज अ वेरी मैनेजमेंट का विश्वास हट जाता है विजुअली इम्पेयर्ड। डेफिनेटली। सो मेरी यही कोशिश होगी, रादर मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी सबसे कि भाई जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस में इंडल्ज कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिए। बी अ मॉरल, बी अ सोशल सिटीजन, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो करके ऐसे करो, मतलब इस चीज को समझो, एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच प्रैक्टिस। और चलिए मान लेते हैं अगर राइटर की मदद से या किसी तरह आप एग्जाम क्लियर करके या रिजर्वेशन कोटा के थ्रू आप बैंक में जॉब आपको मिल भी जाती है, उसके बाद कम से कम आप इनिशिएटिव लीजिए, कम से कम आप कोशिश करिए काम को लर्न करने की, जॉब को सीखने की, कंप्यूटर लर्न करने की, लोगों से फ्रेंडशिप बनाने की, लोगों से रिलेशन बिल्ड करने की, एंड प्लीज ट्राई एंड ट्रीट योरसेल्फ एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, अ नॉर्मल एम्प्लॉय। ऐसे तो है नहीं कि आप ब्लाइंड एम्प्लॉय हैं तो इसके लिए दूसरों को ज्यादा सैलरी मिलती है और आपको कम मिलती है इसलिए आप कम काम करेंगे। तो ये तो अप्रोच ही गलत है। तो माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसी चीजों को सीरियस से लिया जाए, और अपने भविष्य के लिए, अपने खुद की मॉबिलिटी के लिए इस चीज को ना करें। तो मैम, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए चीफ मैनेजर सक्सेसफुली अभी काम कर रही हैं, तो जो हमारे फ्रेंड्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं
जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं टिप्स ये देना चाहूँगी, देखिए जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपका एम होना चाहिए एग्जाम क्लियर करके, अच्छे से अपने बेसिस पे एग्जाम क्लियर करके जॉब हासिल करें, और फिर की तरह अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करें कि आप भी दूसरों की तरह काम कर सकते हैं। जो ऑलरेडी लोग बैंक में हैं, मैं समझती हूँ काफ़ी बैंक ऐसे हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें मैनेजमेंट में अवेयरनेस ना होने के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से उनका यूटिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। पर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, ब्लाइंड पीपल, जो अच्छे से काम कर रहे हैं ब्रांचेस में, बैंक में, तो उनके संपर्क में आए और किसी तरह कोशिश करें कि आप मैक्सिमम काम कर पाएं। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि बैंक में हर एक काम हम नहीं कर सकते, जो टेक्निकली मतलब सिनेटल सॉफ्टवेयर पे हर एक मेन्यू, हर एक काम पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट जो काम पॉसिबल है उन्हें अच्छी तरह से करें। और कभी भी मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, हर समय सिर्फ ब्लाइंड पर्सन को क्या कंसेशन अवेलेबल है, क्या प्रोविजन है, उसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उस पर ध्यान ज्यादा ना देकर एटलीस्ट आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाए, एंड दूसरों से नेटवर्क और अच्छा रिलेशन बना करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हुए काम करना है, एंड आई थिंक द सक्सेस विल बी योर्स। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, आप इस शो पर आई और आपने अपने इतने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोस्ट वेलकम। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, एंड वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी ऑन योर शो। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बीइंग अ फीमेल और इवन बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल, आई से आपको कोई ऐसा चैलेंज या कोई इस बैंकिंग प्रोफेशन में कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, तो चैलेंज आज तक मुझे फेस नहीं करना पड़ा, बट हाँ ये है कि हेलो अब आ रही है? हाँ, तो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल इन अ बैंक, ऐसा कोई खास चैलेंज मुझे स्पेसिफिकली फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वैसे भी आजकल का टाइम इतना अच्छा नहीं है, एज वी ऑल नो। तो मेरा एक ही कहना है कि being a female and all the more being a visually impaired female, it is very very important and very essential that you be alert. You be alert of your surroundings. You be alert of the kind of people आप जिनसे डील करते हो। ठीक है, किसी तरह आप कोशिश करो जानने की कि सामने वाला पर्सन आपकी एडवांटेज तो नहीं उठा रहा है। बी वेरी अलर्ट, very very alert. You cannot take people for granted. आपको अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी की आप खुद ही जिम्मेदार हो। You are responsible, so you need not rely on anybody else for this. Exactly. बहुत बढ़िया मैम, आप इस शो पर आई, बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग थे आपके वर्ड्स और आपके एक्सपीरियंसेस और आपके अचीवमेंट्स। और जाते जाते रेडियो उड़ान के लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते रेडियो उड़ान के लिसनर्स को बस मैं ये कहना चाहूँगी दैट बी हैप्पी ऑलवेज। और एक चीज़ याद रखना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में जिसका सोल्यूशन नहीं है। और अगर कई बार हमें ऐसा फील हो कि अरे मुझे को क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या मुझे ही क्यों ये सब फेस करना पड़ रहा है, तो उसका आंसर बड़ा ही सीधा है। वो इसलिए करना पड़ा बिकॉज भगवान ये बिलीव करते हैं कि आप उनके बच्चे हो और आप में वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप उस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करके उससे उभर पाओ। और इसीलिए वो आपको जो है ये और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये प्रॉब्लम मे बी यू हैव टू फेस इट, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम मिली है। सो टेक एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। You're welcome.
जी हाँ दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की पर्सनालिटी मिसेस निकिता राउत जी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए चीफ मैनेजर काम कर रही हैं। तो जाते जाते इन्हीं का एक फेवरेट सॉन्ग सुन लेते हैं। चलिए तो इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। www.radioudan.com पर फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिएगा और अपने सजेशंस हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह एक और पर्सनालिटी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।